दोस्तों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कोलख्यान द पब्लिक इंडिया पर आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को देखें, इस वीडियो को देखें, पसंद करें और अपने मित्रों तक इसे पहुंचाने की कृपा करें, ताकि वह जो विचार प्रक्रिया की शुरुआत हमने की है वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और निश्चित रूप से आप अपनी एक राय बनाएं और अपनी राय से हमें अवगत कराएं। यहाँ कोई बनी बनाई राय हम नहीं रखना चाहते, हम अपना एक पक्ष रखना चाहते हैं और निश्चित रूप से आपसे भी उम्मीद करते हैं कि हम सभी मिलकर के एक आवाज को हासिल करें, स्थितियों को अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश जरूर करें। देखिए, सुविधा के हिसाब से जब चीजें बदलने लग जाती हैं तो निश्चित रूप से उसका महत्व कम हो जाता है या फिर उसका महत्व किसी दूसरे कारणों से परिभाषित होने लगता है। सुविधा तो होती है, लेकिन सुविधा में जब अवसरवाहिता घुस आए तो बड़ा संकट होता है और खास करके तब और संकट होता है जब इन्हें किसी किन्हीं मूल्यों से जोड़ने की कोशिश की जाती है और जब ये कहा जाता है कि हमारी संस्कृति को बीच में ले आया जाता है। संस्कृति बहुत गहरी चीज होती है, किसी एक व्यक्ति से या एक दिन में किसी एक समुदाय से तो बनती नहीं है। अभी देखिए मुद्दा क्या है कि पहली बार जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने अपने कई वरिष्ठों को 75 साल की उम्र का हवाला देते हुए मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था और यह कहा गया था कि आप वहां बैठकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का या दल का मार्गदर्शन करेंगे। इस देश में मुझे तो नहीं ही पता है, लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि मार्गदर्शक मंडल के सामने में कौन सी नीतियों के कौन से दस्तावेज कभी गए या नहीं गए या उनसे सलाह मशवरा का कोई अवसर या कोई मौका कभी निकला या नहीं निकला। बस एक सुंदर सा नाम दे दिया गया, मार्गदर्शक मंडल, और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और बहुत सारे नेताओं को उसका रास्ता दिखला दिया गया। ये छांटने का, रास्ते से अलग करने की अपनी शैली थी, जिसे एक खूबसूरत नाम दिया गया। और अभी जब सितंबर के महीने में वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल की उम्र को पहुंचेंगे और तब विभिन्न कोणों से यह बात आ रही है, उनके अपने लोग भी कह रहे हैं, दबे स्वरों में ही सही, और जो बाहर के लोग हैं वे तो जैसे इंतजार ही कर रहे हैं कि 75 साल की उम्र में आपने लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा था, अपने ही लोगों को भेजा था, तो आपने इसे सिद्धांत का नाम दिया था, अपनी वैचारिकी से जुड़ा था। तो आज जब आप 75 साल के हो गए हैं, हो जाएंगे, तो आपको सत्ता से बाहर स्वतः चला जाना चाहिए। लेकिन यह बड़ा कठिन है, जब उन्होंने 75 साल का सिद्धांत दिया होगा तब उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी कि इतने दिनों तक हम शासन में रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने दिया होगा। अब उनको यह नीति असुविधाजनक लग रही है और वे चाहते हैं, उनके शुभचिंतक चाहते हैं कि नहीं, उन पर ये लागू नहीं किया जाए। क्या लागू नहीं होगा? अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री फडणवीस जी ने, देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि यह नियम उन पर लागू नहीं होता है और 75 साल की उम्र की जो बात है वह उन पर लागू नहीं होता है। इतना कहते तब भी बात बनती, लेकिन अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने इसे मुगलिया संस्कृति से जोड़ दिया और कहा कि हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, पता नहीं हमारी सुनता से क्या है, हमारी संस्कृति में पिता के रहते उत्तराधिकार की बात का कोई अर्थ नहीं होता है, वह बेमानी होता है, इसीलिए अभी उत्तराधिकार के बात का कोई औचित्य नहीं है। हमारी संस्कृति से आशय अगर उनका हिंदू संस्कृति से है तो हिंदू संस्कृति के दो महान स्रोत हैं, रामायण और महाभारत। तो वे जो स्रोत हैं, जब हम उनको जाकर के देखते हैं, क्योंकि क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू धर्म पर अपनी ऐतिहासिकता का तो प्रभाव रहता ही है, इलाकाई प्रभाव भी काफी रहता है। मैं जिस इलाके से आता हूं, आदरणीय फडणवीस जी का इलाका उससे थोड़ा भिन्न है, लेकिन जब वो हमारी संस्कृति कहते हैं तो यह माना ही जाना चाहिए
कि वो हिंदू संस्कृति की बात बता रहे हैं। और हिंदू संस्कृति के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, रामायण और महाभारत। अब महाभारत में तो जो हुआ सो हुआ, क्योंकि महाभारत में तो उत्तराधिकार के मामले में ही उसी को लेकर के तो महाभारत ही छिड़ गया। यह शब्द ही अपने आप में लगता है जैसे युद्ध और तमाम तरह की चीजों का एक संग्रह बन के रह गया है। युद्ध, शांति, राज व्यवस्था, कहा जाता है कि जो महाभारत में है वही है बाहर में भी, जो महाभारत में नहीं है ऐसा महाभारत वालों का दावा था। महाभारत में व्यास और जो दूसरे लोग हैं महाभारत के भाष्यकार, उनका कहना है कि ऐसी मानवीय जटिलताएं, सारी मानवीय जटिलताएं महाभारत में पैवस्त हैं। जो महाभारत में नहीं है वह बाहर नहीं है। तो जो भी हो, वहां तो पूरा का पूरा वंश में धृतराष्ट्र तो जिंदा ही थे ना, जब उत्तराधिकार का मामला उठ गया और वह इतने बड़े युद्ध का कारण बना। तो हमारी संस्कृति से पता नहीं उनका क्या आशय है। रामायण को हम देखते हैं तो रामायण में भी सब कुछ नहीं भी तो बहुत कुछ के भीतर तो निश्चित रूप से उत्तराधिकार का मामला है ही, क्योंकि यह मामला तब और पिता के रहते हैं। यह ठीक है कि पिता ने खुद चाहा था। तुलसीदास की चौपाई है कि श्रवण समीप देख सित गेसा, मन उजर अटपन अस उपदेशा, कि कान के पास राय सुभाय मुकुर कर लेना। जो राजा ने आईने को हाथ में लिया तो देखा कि कान के पास कुछ बाल सफेद हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि राम को राजगद्दी दे देनी चाहिए। और फिर उन्होंने इसकी प्रक्रिया शुरू करवाई और उसके बाद जो वहां पर उठापटक हुआ, राम का वनवास आदि हुआ, तो पूरा का पूरा युद्ध ही जो है सो उत्तराधिकार के मामले से है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि, लेकिन उन उदाहरणों को अगर हम ध्यान से देखें तो वे सभी महान उदाहरण हैं, उनसे हमारी निर्मित हुई है, यह बात तो सच है। और वो जैसे भी हैं उनमें अच्छे तत्व भी हैं और कुछ ऐसे तत्व भी हैं, बुरे तो नहीं, लेकिन जो हमें आज नहीं सूट करते हैं। तो तुलसीदास ने कहा था, गुण दोष में विश्व किन्ह करता। तो जो गुण दोष से तो मिल हुए रहते हैं, और जो संत होते हैं वो उसमें से, और जिनमें क्षीर नीर विवेक होता है, वो बुरे को छाड़ देते हैं या अनुपयुक्त को अलग कर देते हैं और उपयुक्त को अपने साथ ले लेते हैं। लेकिन यह सब मामला राजतंत्र का मामला है और राजतंत्र में यह सब होता रहा है, उत्तराधिकार का मामला। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजतंत्र के उदाहरण से बहुत सारे भ्रम पैदा होते हैं। लोकतंत्र में उत्तराधिकार नहीं, उत्तरदायित्व का मामला होता है। कोई किसी का उत्तराधिकारी नहीं होता है, उसके बाद आता है तो उत्तरदायित्व का मामला होता है। और लोकतंत्र है तो राजनीतिक दलों से भी लोकतांत्रिक मूल्यों के पालन की स्वाभाविक उम्मीद की जानी चाहिए। हम करते हैं। सांगठनिक पदों पर जो चुनकर आते हैं वे किसी पदासीन का पदभार ग्रहण करते हैं। वे उत्तराधिकार नहीं बल्कि उत्तरदायित्व संभालते हैं। क्या भारत को संविधान के रहते हुए लोकतंत्र की जगह राजतंत्र की हवा खिलाना चाहते हैं ये राजनीतिक दल? और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यह बीमारी थोड़ी बहुत ज्यादा या कम हमारे राजनेताओं में है, हमारे राजनीतिक दलों में है। और भारतीय जनता पार्टी में तो निश्चित रूप से यह एक सैद्धांतिक जमा के रूप में भी है और बहुत भयानक स्थिति है। इरादा तो लगता है कि ऐसा ही है, दिखता है, लेकिन इरादा कामयाब होगा नहीं। उधर नेपाल में राजतंत्र की वापसी और हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका असर निश्चित रूप से भारत के लोगों पर भी पड़ेगा, भारत के नेताओं पर भी तो इसका असर पड़ेगा ही कि हम जो हमारे पास में हो रहा है। तो क्या हम लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलना चाहते हैं? ऐसा संभव नहीं होगा। इसको ध्यान में रखते हुए पैनी निगाह लोग बनाए हुए हैं नेपाल की घटनाओं पर। उस ढंग की कोई राजनीतिक पहलकदमी या राजनीतिक बातें नहीं कही गई है कि आखिर भारत का रवैया कैसा है या क्या है। हमारे पड़ोस में इतनी बड़ी घटनाएं हो घट रही हैं, तो एक नागरिक के रूप में हम उसे देखते तो हैं, लेकिन हम उम्मीद तो अपनी सरकार से करते हैं कि उसकी कोई न कोई प्रतिक्रिया उस पर होगी, लेकिन वो उपयुक्त प्रतिक्रिया तो मिल नहीं रही है। असल में बहुत चालाकी से मुसलमानों और मुगलों के बीच जो अंतर है, सारे मुसलमान मुगल नहीं थे,
लेकिन जितने मुगल थे वे मुसलमान थे। लेकिन इस फर्क को, इस अंतर को और चौड़ा करने की राजनीतिक कोशिश शुरू की जा रही है, बल्कि कर दी गई है। मुसलमानों को सीधा निशाना बनाने की जगह मुगलों के विरोध के माध्यम से मुसलमानों को सीधा निशाना बनाने के बजाय मुगलों के विरोध के माध्यम से उनको निशाना पर लिए जाने की नई राजनीतिक शैली अपनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। उस कोशिश में पूरे तन मन से लग गई है और इसके लिए बाबर और औरंगजेब का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरों नगरों के नाम बदलने की घटनाएं तेजी से आ रही हैं। मांस की दुकान, मीट की दुकान, शराब की दुकान आदि को बंद किए जाने पर भी की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। उस पर भी राजनीति को गरमाने की कोशिश की जा रही है और राजनीति गर्म हो रही है। अब देखिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में सीधे नहीं कहा जा सकता है कि ये उचित हैं, अनुचित हैं, लेकिन इसके पीछे जो इरादे हैं निश्चित रूप से उसकी तो समीक्षा की ही जा सकती है, की ही जानी चाहिए और लोकतंत्र इसी समीक्षा और संवाद का नाम है। उधर वक्फ बोर्ड का मामला या वक्फ संपत्ति का मामला काफी तूल पकड़ रहा है। बहुत ही मामला तल्ख हो गया है, उत्तप्त हो गया है और वक्त को लेकर के सरकार भी एक उन्माद का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। लगातार बड़े संतों, हिंदू संत के माध्यमों से मीडिया में इस तरह के समाचार आ रहे हैं कि वे अपनी राय वक्फ बोर्ड पर दे रहे हैं, इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वे बता रहे हैं कि ये मुसलमानों के हित में है। तो गालिब ने कहा था, ये फितना ही, इस तरह से एक शेर कहा था, ये फितना ही क्या कम है, माने उपद्रव ही क्या कम है, खाना वीरानी के लिए उसके दोस्त की क्या जरूरत है, उसे आसमां क्यों ये करे। मैंने कहने का आशय ये है कि जिसके दोस्त तुम जैसे लोग हैं जो उनके हितों की चिंता करते हैं, तो उसको दुश्मनों की क्या जरूरत है। मैंने दोस्ती दुश्मनी पर उनका शेर है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये इतना सा है कि हम उनके हितों की इतनी चिंता करते हैं और जिनके भी हितों की चिंता करते हैं उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ ही हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे अभी वक्फ बोर्ड का मामला हो और ऐसे बहुत सारे मामले जो हैं तो करते कुछ हैं। तो वह लोगों को लगता है कि कुछ है, क्योंकि ये भरोसाहीनता के कारण ऐसा वहाँ हो रहा है। अब अगर लोकसभा से इसे पारित कराने की कोशिश की जाएगी और की जाएगी, उसका कारण ये है कि आर्थिक मामलों में सरकार, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें सरकार परेशानी में है। इधर भीतरी कमजोरी है, पूर्ण बहुमत है नहीं, उससे भी सरकार परेशान है। इसलिए लगता है कि सरकार यानी कि मोदी जी और उनके जो बहुत नजदीकी शुभचिंतक हैं वे इस मुद्रा में आ गए हैं कि अगर इस मुद्दे पर टकराव होता है तो हो, और अगर मध्यावधि चुनाव तक का नौबत आ जाता है तो आ जाए। वैसे कहना बहुत मुश्किल है कि बाकी सहयोगी दल इस पर अपना क्या रुख अख्तियार करेंगे। संसद के अंदर, संसद के बाहर तो कुछ कुछ रुख उनके साफ हुए हैं, जिसे लगता है कि ये विरोध होगा। और जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उससे ये लगता है कि सरकार इस बिल को इस बार लोकसभा से पारित कराने की कोशिश जरूर करेगी। जो भी उसका जोखिम हो सकता है वह उठाने के लिए सरकार तैयार है। नतीजे क्या होंगे? नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। आगे आप खुद भी समझ सकते हैं कि कुछ भी का मतलब से क्या होगा। ईद जैसे मौके पर अपने आक्रोश और दुख की अभिव्यक्ति के लिए काली पट्टी या बिल्ले के साथ नमाज अदा किया गया, यह बहुत बड़ी घटना है। इस घटना का कौन सा राजनीतिक रूप आगे आएगा सामने, यह देखना तो भी बाकी है, लेकिन कुछ न कुछ तो होगा ही। कुछ भी कहना मुश्किल है। उधर ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म को लेकर जो भी कहा, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के हवाले से कहा कि हम इस हिंदू धर्म को मानते हैं, हम इस हिंदू धर्म को मानते हैं। उन्होंने जो भी कहा वह बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है। देखिए, धर्म के प्रति आस्था, धर्म जैसी संस्था का राजनीतिक इस्तेमाल अगर इस तरह से किया जाएगा तो इससे धर्म की के प्रति आस्था का जो हश्र होता है वह सामने है।
धर्म के प्रति आस्था में लोगों को लगता है कि कोई कमी है। ये जो मनुष्य की भीतरी मांग है, भीतरी जुड़ाव है धर्म से लोगों का, लगता है इसका इस्तेमाल कोई दूसरा अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रहा है, तो ऐसा उचित नहीं हो सकता है। ध्रुवीकरण के लिए धर्म के साथ-साथ ही अब भाषा का भी इस्तेमाल बहुत तेजी से पकड़ाने की कोशिश की जा रही है, मामला पकड़ भी रहा है। अभी महाराष्ट्र में भी देखिए छोटी-छोटी घटनाएँ होती है, मुख्य मीडिया या जिसको आज मीडिया कहते हैं उसी में समाचार छन-छन के आ जाते हैं। उसमें एक समाचार मुंबई का है और जो राज ठाकरे नए ढंग से सक्रिय हो गए हैं और कि मनसे के लोगों ने एक गार्ड की पिटाई इसलिए कर दी कि उसे मराठी नहीं आती है। निश्चित रूप से गार्ड की जो नौकरी करते हैं जो लोग, वे लोग किन स्थितियों में होते हैं, वे कहाँ से आते हैं, इस पर बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यार उन्हें मराठी नहीं आती है तो कौन लोग होंगे, तो उसकी पिटाई कर दी गई। घटना छोटी है, लेकिन इस घटना छोटी होने के बावजूद इसके पीछे काम कर रही प्रवृत्ति बड़ी है। तो राजनीतिक वातावरण ये है, उधर बिहार का चुनाव अपनी जगह है। अब अभी मुख्यमंत्री हमारे गृह मंत्री वहाँ का दौरा करके आए हैं। तो राजनीति कुल मिलाकर के बहुत गरमा रही है और इस गरमाने में अभी जब संसद में वक्फ बिल जब पेश होगा, वो लोकसभा से पारित कराने की कोशिश होगी, तो एक नई राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है और नागरिक समाज को इन बिंदुओं पर लगातार सतर्क रहना होगा कि कोई भी अगर राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो उसमें हमारा रवैया कैसा होगा, इसके प्रति हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया, सुना और आप अपनी राय ज़रूर रखें। हम इस तरह के विश्लेषण करते रहेंगे, फिर आएँगे। द पब्लिक इंडिया को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारी बातों को, अपनी बात को लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, धन्यवाद।